हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट एग्ज़ाम 2021 के प्रिपरेशन के लिए। तो सुबह हम कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन और वहाँ पर हमने स्टार्ट किया है यूनिट फर्स्ट, दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने बहुत सारी लेवल्स ऑफ टीचिंग देखी थी, 2 लेवल देखी थी, वो कंप्लीट करी थी और थर्ड लेवल हमारी रिमेनिंग थी जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी लेवल्स ऑफ टीचिंग। और आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं एक एक लेकर आती हूँ आपको अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए ताकि सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका लाइक हमारा मोटिवेशन बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट एग्ज़ाम 2021 में जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड यानी यूनिट फर्स्ट, जिसका हमारा पॉइंट चल रहा है लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो उसे आज हम करेंगे कंप्लीट और थोड़ी बहुत रिवीजन जो है वो कर लेंगे इससे पहले की वीडियो में जो भी हमने पढ़ा था उसके रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था लेवल्स ऑफ टीचिंग, उसमें से हमने 2 लेवल वहाँ पर कंप्लीट करी थी। फर्स्ट जो लेवल थी वो थी मेमोरी लेवल, जो सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग थी, एंड सेकंड थी हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो मिडल लेवल थी, जो कि मेमोरी लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के बीच में हमारे लिए वर्क करती है ना। तो हमने देखा था कि लेवल्स ऑफ टीचिंग हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस तरह का क्राइटेरिया हमारे पास है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक आपको दे दूँगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो टीचिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग है वो हमने 2 लेवल्स वहाँ पर कंप्लीट कर ली थी। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पे थोड़ा बहुत एक बार नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह से हमने वो कर ली थी, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है यानी कि हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और हमारा एक बार पढ़ना भी हो जाएगा। ठीक है, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग सबसे लोवेस्ट लेवल थी। देन थॉटलेस लेवल थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टीचर ही एक एक्टिव रोल प्ले करता था, जो स्टूडेंट है वो क्या करता था, साइलेंट, एकदम साइलेंटली पैसिव रोल यहाँ पर प्ले करता था। देन नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क वाला पॉइंट, कि एक्सपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कौन था? हर्बर्ट। हर्बर्ट कौन है? एक्सपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। देन यहाँ पर क्या होता है, जो भी लर्नर्स जो मेमोराइज होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये जो टीचिंग इसमें क्या होता है, सिर्फ वो मेमोराइज कर लेते हैं जो भी कंसेप्ट या बोले या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर टीचर उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या करेंगे, लर्नर्स डायरेक्टली उसे मेमोराइज करेंगे। इसके रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग या फिर उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग उसका मीनिंग भी नहीं देखेंगे, उसका एप्लीकेशन नहीं देखेंगे, कुछ भी उसकी रिलेटेड बाकी इंफॉर्मेशन नहीं देखेंगे। जो भी टीचर ने बताया है वो एज इट इज़ लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्हें लाइफ टाइम याद रहेगी, लेकिन सिर्फ वो रटी हुई इन्फॉर्मेशन उन्हें याद रहेगी, उसका मीनिंग, उसका एप्लीकेशन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है टीचर जो है क्या करेगा, एक एक्टिव रोल यहाँ पर क्या करेगा, प्ले करेगा। ठीक है, तो ये हो गई मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने देखी थी कि किस तरह से उसका नेचर होता है, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड इट्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, देन हमने देखा था टीचर का रोल कैसा होता है, रोल ऑफ टीचर यहाँ पर एक्टिव रोल प्ले करता है, रोल ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर पैसिव रोल प्ले करता है, क्लासरूम एनवायरनमेंट बिल्कुल डल और अनइंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, क्लासरूम एनवायरनमेंट भी देखा था। देन नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, एक्सट्रेंसिक नेचर होता है, जो टीचर उन्हें स्टूडेंट को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, लेकिन स्टूडेंट के अंदर से मोटिवेशन वहाँ पर नहीं आएगा। देन मेथड ऑफ टीचिंग यहाँ पर क्या होती है, लेक्चर मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, इस तरह की मेथड ऑफ टीचिंग यहाँ पर होगी। ठीक है,
तो ये थी हमारे कुछ टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। देन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के भी कुछ एडवांटेज ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास थे। वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे? टू ट्रेन द मेंटल डिसिप्लिन, यानी कि जो भी हमें याद करना है वो अच्छे से याद हो जाए। देन नेक्स्ट है हमारे पास टू एक्वायर द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उनकी जो भी फैक्ट्स है, जो भी टर्म्स है, वो हमें सिर्फ याद कर लेनी है, लर्न कर लेनी है। इसके अलावा उसकी मीनिंग क्या है, क्या अप्लीकेशंस क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होगा। किसमें? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। देन टू रिटेन द लर्न मटेरियल फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि जो भी हम याद करेंगे उसे क्या होगा, लॉन्ग टाइम के लिए हमें याद रहेगा। देन टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज द लर्न मटेरियल, यानी कि अगर फ्यूचर में हमें उसका यूज़ करना होगा तो हम अच्छे से उसे याद कर पाएँ। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास होते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। क्या होता है? मेंटल डिसिप्लिन, ट्रेन मेंटल डिसिप्लिन, एक्वायर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, टू रिटेन द लर्न मटेरियल फॉर वेरी लॉन्गर टाइम एंड टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज द लर्न मटेरियल। तो इस तरह से हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो होते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार्ट पॉइंट क्या था? जो एक्सपोनेंट ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग कौन है अंडरस्टैंडिंग लेवल का? मॉरिसन। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है? एक नेक्स्ट स्टेप होती है जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होती है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग तो हम एक्चुअली में यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग अगर हमने यूज़ करी तो ये क्या करेगी, हमारी जो टीचिंग है उसको क्या बनाएगी? इफेक्टिव बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हो जाता है एज कम्पेयर टू मेमोरी लेवल। देन यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारे पास टॉपिक्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, वो अच्छे से कंसेप्ट हम समझ लेते हैं, उसका मीनिंग फाइंड आउट करते हैं, टीचर्स से डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है कि यहाँ पर जो है हम जो भी कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ते हैं उसमें हमें क्या करनी होती है? मास्टरी करनी होती है। मास्टरी करनी मतलब उसका क्या मीनिंग होगा कि जो भी हमारे पास कंसेप्ट है उसका मैक्सिमम नॉलेज हमें गेन करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पहला ऑब्जेक्टिव होगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास एक्विजिशन ऑफ बॉडी फैक्ट्स विथ फुल अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लीकेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लीकेशन, यानी कि उसका जो भी मीनिंग है, उसका जो भी कंसेप्ट है, वो सारा का सारा हमें देखना है। उसके अप्लीकेशंस क्या है, उसे किस तरह से हमें यूज़ करना है, ये सारी बातें हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में करते हैं। ये सारी बातें हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में बिल्कुल भी नहीं करते। वहाँ पर क्या करते थे? सिर्फ उसे लर्न कर लेना है और बस। अभी इस लेवल, ये थोड़ी एडवांस लेवल ऑफ टीचिंग है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इसका जो लेवल है उसे बढ़ाएंगे और वहाँ पर हम इसके कंसेप्ट, उसके अंडरस्टैंडिंग, उसके मीनिंग, उसका अप्लीकेशन सारा कुछ यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। देन सेम हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में भी थी, सेम उसी तरह से। तो यहाँ पर भी नेचर ऑफ सब्जेक्ट हमें देखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट का नेचर यहाँ पर कैसा रहता है, क्योंकि हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करके यानी कि मीनिंग समझकर पढ़ते हैं तो इसका जो लेवल है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है जहाँ पर हम कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। देन टीचर का रोल कैसा होता है? एक्टिव रोल होता है। यहाँ पर टीचर को जो है बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट्स को समझाना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर भी उसका रोल जो है टीचर का वो एक्टिव होता है। देन यहाँ पर रोल ऑफ लर्नर कैसा होगा? यहाँ पर रोल ऑफ लर्नर भी एक्टिव होगा, क्योंकि उन्हें अंडरस्टैंडिंग करना है, इस कंसेप्ट को समझ लेना है, इस तरह से उन्हें प्ले करना होता है। देन नेचर ऑफ मोटिवेशन यहाँ पर कैसा होगा? इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक, क्योंकि दोनों के लिए यहाँ पर यूज़ है। देन मेथड ऑफ एम्प्लॉयड यहाँ पर किस तरह से होगा? जो है वहाँ पर ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन के ज़रिए स्टूडेंट्स को क्या करेगा? समझाने की कोशिश करेगा कि किस तरह से हमारे कंसेप्ट जो है वो हमें इम्प्रूव करने हैं, किस तरह से उस कंसेप्ट के रिलेटेड अप्लीकेशंस हैं, ये सारी बातें। देन क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होगा? बिल्कुल इंटरेस्टिंग यहाँ पर एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि स्टूडेंट भी अच्छे से उस एक्टिविटीज़ में क्या करेंगे? एनरोल करेंगे। ठीक है,
तो ये हो गए 2 लेवल जो हमने कल पढ़ी थी। अब थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग यानी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो हम आज पढ़ने वाले। तो चलिए जानते हैं डिटेल में रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड स्टार पॉइंट, टीचर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का एक्सपोनेंट कौन है? हंट। हंट इज द एक्सपोनेंट ऑफ द दिस लेवल ऑफ टीचिंग यानी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। हंट कौन है? एक्सपोनेंट है रिफ्लेक्टिव लेवल का। ठीक है, तो इतना याद रखना है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का एक्सपोनेंट कौन है? हंट। देन नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कैसी है? सबसे हाईएस्ट है। सबसे लोवेस्ट हमारी कौन सी थी? मेमोरी लेवल। नेक्स्ट थी हमारी अंडरस्टैंडिंग, और अब है सबसे हाईएस्ट लेवल जो है वो हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। तो इसमें क्या होगा, जो भी टीचर एंड स्टूडेंट होंगे उनका दोनों का रोल जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर प्ले होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। It is carried out the most thoughtful modes of operation involving both understanding and memory level of teaching। यानी कि जिस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल थी एंड मेमोरी लेवल थी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में होगा। अब आप बोलोगे कि हमने तो पहले बोला था कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन फिर उसका यूज़ हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि उसका एक ऑब्जेक्टिव हमारे पास था, शायद आपको याद है कि हमें जो है जो भी हमारे टर्मिनोलॉजीज है, हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो हमें क्या करनी है? लाइफ टाइम हमें याद करनी है। ठीक है, तो इसी का एक ऑब्जेक्टिव हमें क्या करना है? वो बनाना है। क्यों? क्योंकि हमें जो टर्म्स है वो हमें क्या करनी है? लाइफ टाइम याद रखनी है। सेम देन हमें नेक्स्ट है हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? हमें क्या करना था? जो भी कंसेप्ट थे, इंफॉर्मेशन थी, उनके कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी बातें हमें पहले देखनी होती है, तभी हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। यानी कि जो भी टर्मिनोलॉजीज हमारे पास होंगे उसके हर एक के कंसेप्ट हमारे दिमाग में फिट अच्छे से बैठने चाहिए, तभी हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग यहाँ पर बन सकती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें क्या होता है? सभी कुछ याद करना है, और याद ही नहीं, उनसे लाइफ टाइम के लिए याद रखना है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग हम उसे कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि किस तरह से रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, उसे किस तरह से याद रखना है, उसका एक्सपोनेंट कौन है। ठीक है, तो ये हो गई। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग है, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पहले हमने देखे थे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स, देन देखे थे हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स। अभी हमारे पास है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर क्या करेंगे? टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसी अमॉन्ग स्टूडेंट। यानी कि जो भी अगर हमें कोई एक प्रॉब्लम दिया गया है, यानी कि इस तरह का प्रॉब्लम अगर अकर होता है तो उसमें हम क्या सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, इसकी हमें क्या करनी है? हमारी मेंटलिटी यहाँ से उस तरह से चेंज करनी है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम फाइंड आउट करें, ताकि वो जो हमारी कितने भी हायर लेवल का प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी मेमोराइजेशन इतनी अच्छी बननी चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का कौन सा है? टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसी अमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो हमें ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसी हमारे अंदर जो है वो डेवलप करवानी है। ठीक है, तो ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। देन टू डेवलप क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग अमॉन्ग द स्टूडेंट। अभी इसका क्या मीनिंग है? क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि कुछ तो भी नया करने की एनर्जी जो है वो स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। कुछ तो भी ऐसे कुछ नए नए आइडियाज़, इनोवेशंस स्टूडेंट के दिमाग में आने चाहिए कि हाँ, अगर इस तरह से अगर हमने किया तो उसका सोल्यूशन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसका एक कौन सा आइडिया वहाँ पर हमारे पास होगा जिससे हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें। अगर हमारे पास प्रॉब्लम हुआ तो हम प्रॉब्लम को उस पर क्या करेंगे? हम उसे अच्छे से रिकॉग्नाइज करेंगे, उस पर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बारे में थिंकिंग करेंगे कि क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो हमारी क्या होगी? थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग वहाँ पर क्या होगी? डेवलप होगी। तो इस तरह से हमारी थिंकिंग हमें क्या करनी है? डेवलप करनी है यहाँ पर। ठीक है, सबसे नेक्स्ट पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट जो है,
नेक्स्ट हमारे पास है टू डेवलप इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल थिंकिंग अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। हमें ऐसा नहीं करना कि किसी और ने इस तरह का कंसेप्ट बना लिया है तो हमें भी सेम उसी तरह का कंसेप्ट बनाना है। नहीं, हमें क्या यहाँ पर करना होगा कि जो भी अगर प्रॉब्लम है उसका डिफरेंट सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि कुछ तो भी डिफरेंट हमें करना होगा। सिर्फ अगर किसी ने बनाया है उस तरह से सॉल्यूशन तो उसी तरह से हम भी बनाएं, ये कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं, ये इसमें कोई बड़ी बात होगी नहीं। लेकिन अगर हम उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ अलग ढंग से दें, कुछ अलग तरीके से यहाँ पर दें, तो हमारी जो है थिंकिंग डेवलप होगी। और वो कैसे होगी? इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल थिंकिंग होगी, किसी की कॉपी पेस्ट की हुई नहीं होगी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास प्रॉब्लम होगा तो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की तो वहाँ पे हमारी क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, है ना, क्योंकि हमें कुछ नया करने की एनर्जी हमारे अंदर आएगी। लेकिन एनर्जी नया करेंगे तभी जब हम अपना खुद का करेंगे, नहीं तो अगर किसी का कॉपी पेस्ट किया हुआ होगा तो वो नया होगा क्या? नहीं। तो हमें क्या करनी होगी? हमारे अंदर, स्टूडेंट के अंदर किस तरह की डेवलपमेंट हमें करनी होगी? इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल थिंकिंग उसने करनी होगी, तभी जो है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का जो है वो गोल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स जो कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के। ठीक है, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो भी हमारा एक्सपोनेंट है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का, कौन है? हंट। देन किस तरह से हम उसे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को क्या कहते हैं? हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। और उसे किस तरह से हम यूज़ करते हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के रिलेटेड। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास है कुछ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमें क्या करनी होगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपेटेंसी हमारे अंदर, यानी कि स्टूडेंट के अंदर डेवलप करनी होगी। देन क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप करनी होगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम क्या कर पाए? कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर पाए। और सॉल्यूशन भी कुछ ऐसा हो कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल हो, यानी कि वो हमारा खुद का हो, किसी और का ना। ठीक है, तो इस तरह से इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल थिंकिंग हमें स्टूडेंट के अंदर डेवलप करनी होगी। और ये सब किसकी वजह से हो पाएगा? सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की वजह से। ठीक है, आई थिंक आपको रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग समझ में आ गई। ठीक है, तो जिस तरह से हमने 2 टीचिंग देखी थी, 2 लेवल्स ऑफ टीचिंग, सेम उसी तरह से हमने रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग भी कंप्लीट कर ली। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि हमने फर्स्ट 2 लेवल्स में देखी थी, उसी तरह की कुछ टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ पर भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हमारे पास है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, पहली जो टर्मिनोलॉजीज हमारे पास है वो है नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड इट्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जो भी हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है उसका जो भी नेचर है वो किस तरह से यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है वहाँ पर हम क्या करेंगे? हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमें क्या होगा? यहाँ पर जो है हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसका हमें सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो टीचिंग है वो किस तरह से होगी? ओपन एंडेड टीचिंग यहाँ पर होगी। जैसे कि जो भी क्वेश्चंस टीचर के साइड से आएंगे वो स्टूडेंट उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या करनी है? प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी यहाँ पर इंक्रीज करनी है। देन स्टूडेंट की साइड से जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है वो टीचर को पूछेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा? एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि उस टीचिंग का नेचर कैसा होगा? ओपन एंडेड नेचर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर हम क्या करेंगे? कुछ इस तरह से सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज प्लानिंग करेंगे ताकि हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो भी सब्जेक्ट का हम पढ़ने वाले हैं, जो भी हम प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर बन पाए। तो ये था हमारी पहला, यानी कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड इट्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर किस तरह से नेचर होगा? ओपन एंडेड नेचर यहाँ पर बन जाएगा।
देन रोल ऑफ टीचर यहाँ पर क्या होगा, रोल ऑफ टीचर यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक्टिव नहीं होगा, यहाँ पर क्वाइट होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी किसने डेवलप करनी है, स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर जो रोल ऑफ टीचर होगा वो क्वाइट होगा, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। डेमोक्रेटिक एंड कोऑपरेटिव रोल अगर उन्होंने प्ले किया तो हमारे जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि सिर्फ टीचर को जो है क्वाइट प्ले रोल तो प्ले करना ही है, साथ ही साथ उन्हें रिस्पॉन्सिबल, डेमोक्रेटिक एंड कोऑपरेटिव रोल प्ले करना है, ताकि स्टूडेंट्स जो है अपनी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करें। ठीक है, यहाँ पर जो है जनरेशन जो है स्टूडेंट्स को चेंजेस, स्टूडेंट के हिसाब से टीचर को क्या करने होंगे, चेंजेस करने होंगे, उनको खुद को इम्प्रूव करना होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स डे बाय डे चेंज होते जाते हैं, उसी हिसाब से टीचर को भी डे बाय डे चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था रोल ऑफ टीचर, जो कि क्वाइट रिस्पॉन्सिबल, डेमोक्रेटिक एंड कोऑपरेटिव होगा। देन नेक्स्ट है रोल ऑफ लर्नर। तो रोल ऑफ लर्नर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी रोल ऑफ लर्नर जो है रिमेन क्वाइट इन टर्म्स ऑफ टेकिंग ऑल इनिशिएटिव एंड लीड इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम राइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि यहाँ पर जो है टीचर के हिसाब से तो वो रोल प्ले करेगा, कैसा, क्वाइट रोल, लेकिन जो है उनके अंदर की जो कैपेसिटी है वो खुद ही डेवलप कर सकेंगे। तो रोल ऑफ लर्नर जो है वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और अंडरस्टैंडेबल यहाँ पर रोल ऑफ लर्नर प्ले होगा। ठीक है, तो ये हो गया रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर एंड नेचर ऑफ सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट होगा यानी कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा पॉइंट होगा, उसका रोल। देन नेचर ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पर किस तरह से नेचर होगा, वो है बिल्कुल इंट्रिंसिक यहाँ पर होगा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पर मिलेगा क्या, नहीं, पूरा इंट्रिंसिक होगा, क्योंकि स्टूडेंट को जो है वो सेल्फ मोटिवेशन एंड लेवल ऑफ एस्पिरेशन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्योंकि कैसा है, स्टूडेंट को खुद को डेवलप करना है। टीचर यहाँ पर कोई भी रोल यहाँ पर प्ले नहीं करेगा, क्वाइट रोल रहेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ रहेगी। लेकिन साथ ही साथ जो स्टूडेंट का नेचर है, स्टूडेंट का मोटिवेशन है, वो किस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल इंट्रिंसिक यहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि अगर स्टूडेंट के अंदर से अगर कुछ मोटिवेशन आया, अगर वो खुद चाहते हैं कुछ ना कुछ करना, तभी जो है हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी स्टूडेंट के अंदर जो है वो इंक्रीज हो पाएगी। वरना तो अगर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिला तो वो तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में चले गए। लेकिन यहाँ पर जो है पूरा का पूरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पर स्टूडेंट के लिए बनना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा नेचर ऑफ मोटिवेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेथड ऑफ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लर्नर सेंटर। सबसे पहली हमारी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो थी सब्जेक्ट सेंटर। देन नेक्स्ट है हमारी कौन सी थी, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, वो भी कुछ टीचर के लिए रिलेटेड थी, लेकिन ये जो है वो लर्नर सेंटर यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारी यानी कि मेथड ऑफ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिफरेंट लेवल्स हमारे पास रहेगी। सबसे पहले मेथड है डिस्कवरी मेथड रहेगी, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, देन प्रोजेक्ट मेथड एंड लास्ट वन इज असाइनमेंट मेथड। इस 4 मेथड से जो है हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग बहुत ही इफेक्टिव बनेगी। वो कैसे, अभी डिस्कवरी मेथड में स्टूडेंट्स को कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे जिसके ऊपर उन्हें डिस्कवरी यानी कि जो भी नए इनोवेशंस है वो करने होंगे। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स उनके पास दिए जाएंगे जिसके हिसाब से उन्हें क्या अपने हिसाब से उन्हें क्या करना पड़ेगा, उस पर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट होगा हमारी प्रोजेक्ट मेथड, कुछ प्रोजेक्ट्स उन्हें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जैसे कि अपने अपने ब्रांच के रिलेटेड। अगर हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नए वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए दिए जाएंगे, या फिर कुछ भी नया एक इनोवेटिव आइडिया उनके पास दिया जाएगा और उनके हिसाब से उन्हें प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। देन कुछ असाइनमेंट्स उन्हें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जिसके हिसाब से उन्हें जो है उनकी असाइनमेंट को क्या करना करेगा कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारी क्लासरूम मेथड एम्प्लॉयड। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या होगा, बिल्कुल ओपन एंडेड होगा, जहाँ पर जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं वो
रिफ्लेक्टिव लेवल से बहुत रिफ्लेक्टिव लेवल में जो है स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से टीचर से पूछ पाएंगे। ठीक है, तो क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होगा, बिल्कुल ओपन एंडेड होगा। देन इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि खुद का काम खुद करेंगे सब लोग। देन फ्रेंडली एंड डेमोक्रेटिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है वो स्टूडेंट की जो थिंकिंग है इस तरह से वो डेवलप होगी। देन नेक्स्ट हमारे पास आती है इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम में क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ है, यानी कि जो भी स्टूडेंट को नया करना चाहते, क्रिएटिविटी, माइंडलेस, ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडिपेंडेंटनेस, ये सारी यहाँ पर क्या होगी, डेवलप होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, खुद से ही डेवलप करना पड़ेगा। एंड किस तरह से, जो वो भी है ओपन एंडेड टाइप से। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट को, खुद को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। कौन से टर्म्स हमने देखी, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड इट्स प्रेजेंटेशन, देन रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ मोटिवेशन, मेथड एम्प्लॉयड, क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। तो इस तरह से हमने जो है हमारी पूरी टर्मिनोलॉजीज लेवल ऑफ टीचिंग की कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो ये सब था। अभी आपको एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना है ताकि जो है आपके टर्म्स अच्छे से कंप्लीट हो जाए। यानी कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आएगी वो आपको एक बार आप खुद से सॉल्व करके देखना है ताकि आपको जो है अपनी लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, इतना बस यही था। लेवल्स ऑफ टीचिंग में 3 लेवल हमने देखी थी, पूरी की पूरी यहाँ पर कंप्लीट कर ली विथ कंसेप्ट, विथ पॉइंट्स, कुछ टर्मिनोलॉजी, सब कुछ हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एडल्सेंट लर्नर के बारे में देखेंगे। एडल्सेंट लर्नर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, वो बहुत सारी बातें हमें करनी है जो है हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये हो गया हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। बस यहीं पर हम स्टॉप करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, नहीं तो आपको बोर होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक, बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नए यूज़र से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि सारी की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँचे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और इस साल हमें हमारी सिट एग्ज़ाम क्रैक करनी है। ठीक है।